A very good morning to all my dear students. Welcome to HR Board. My name is Nandini Shukla and I teach you paper 2 of UGC NET exam. The subject name is Labor Welfare and the subject code is 55. So, all those students who are watching my class for the first time, they can join my channel HR Board. For more information and updates, they can also join my Telegram channel group HR Board Official. Before starting with the class, please like the class, share with your friends. होप सो कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है। अब हमारे पेपर में कितने डेज बचे हैं? ओनली 20 days are left. 20 to 24 days are left. Okay. So get ready for today's session. The name of the today's session is quick fire questions. Give it a challenge to yourself and test yourself. Okay. Be honest. Take a pencil and a piece of paper. नंबरिंग लिख लीजिएगा उसमें 1 से 45 तक और फिर आप लोग जब मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगी शो करूंगी तब आप लोग क्वेश्चन के आगे उसमें नंबरिंग के आगे उसमें अपने आंसर्स लिखेंगे। ओके कि आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और फिर आप लोग जब वीडियो पॉज कर लेंगे और फिर आप लोग मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे कि वो आप लोगों का क्वेश्चन सही है कि नहीं है और लास्ट में आप लोग बताएंगे कैन यू आंसर ऑल 45 क्वेश्चंस और नॉट। ओके आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ठीक है। And each question is of 2 marks. So आज के हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे इन सब एक्ट्स के ईयर्स बताएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ईयर्स, ठीक है। स्टार्टिंग विद द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ है। इट्स वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। Payment of Wages Act of 1936. Minimum Wages Act of 1948. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952. याद करते जाइए मेरे साथ। अगर आप लोगों को नहीं भी आता हो तो अभी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, जब भी आप लोग क्लास देख रहे हो। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1970, who will tell me the answer? 1972. and Equal Remuneration Act of 1976. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, या तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965, the Payment of Gratuity Act of 1972 and the Equal Remuneration Act of 1976. आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पेपर और पेंसिल लेके जरूर बैठिएगा और अपने क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा पेपर में, ठीक है। Which of the following is not included under the definition of wages given under the Payment of Wages Act 1936? वेजेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आप लोगों का 2 marks का क्वेश्चन है।
जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगे उसी समय आप लोग क्लास को पॉज करेंगे वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। Question is, which of the following is not included under the definition of wages given under the Payment of Wages Act 1936? Basic wage, dearness allowance, incentive या gratuity? Very easy question. The answer is option D, that is gratuity. I have also written कि पेमेंट अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेजेस की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। बोनस इंक्लूड नहीं होगा, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटी और ऑफ एनी सर्विस इंक्लूड नहीं होगी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं इंक्लूड होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं इंक्लूड होगा या वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस या ग्रेचुटी, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। और इंक्लूड क्या क्या होगा, पहले तो मींस ऑल रिम्यूनरेशंस इंक्लूड होंगे, ठीक है, वेदर बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंसेस, अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओवर टाइम वर्क, हॉलीडेज, लीव पीरियड, वेजेस, additional remuneration whether called a bonus or by any other name, termination, remuneration or any sum to which the person employed is entitled under any scheme framed under any law for the time being, जो उस समय फोर्स में होगा, ठीक है। सो ये आप लोग देख लीजिएगा वेजेस के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। हर एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है, ठीक है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, which formula was given by Labour Appellate Tribunal for the calculation of bonus? ये क्वेश्चन कौन से एक्ट से, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। क्वेश्चन को कायदे से रीड आउट करिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। Which formula was given by Labour Appellate Tribunal for the calculation of bonus? Full bench formula, accrual formula, rounding formula या none of the above? The answer is option A, that is full bench formula. Labour Appellate Tribunal was constituted by whom? It was formed by the central government. Question number 3 is, under which labour legislation in India the provision of check-off has been accepted? Industrial Dispute Act of 1947, Trade Unions Act of 1926, Payment of Wages Act of 1936 या Industrial Employment Standing Orders Act of 1946. Under which labour legislation in India the provision of check-off has been accepted? It's under the Payment of Wages Act of 1936. Moving to the fourth question. As per the Payment of Wages Act of 1936, in railway, factory or other industrial or other establishment upon or in which less than 1000 persons are employed, wages shall be paid before the expiry of how many days? As per the Payment of Wages Act, जिस भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में लेस दैन
1000 एम्प्लॉयज होंगे, वहां पर सैलरी आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी एम्प्लॉय को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे ऑफ द मंथ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे ऑफ द मंथ। और जहां मोर देन का क्राइटेरिया होगा वहां होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, question number 5th is, according to this act, the maximum wage period for payment of wages to employees by employer should not exceed. According to this act यानी कि किस एक्ट की बात हो रही है, कोई बता सकता है? According to this act, the maximum wage period or payment of wages to employees by employer should not exceed. The answer is option C, that is 30 days या 1 month. Question number 6 is, the total amount of deductions from wages of employees should not exceed dash percentage. यहां पर डिडक्शंस की बात हुई है, ठीक है, याद रखिएगा फाइन्स की बात नहीं हुई है। फाइन्स की लिमिट तो कितनी होती है, मैक्सिमम आप 3% तक डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन की यहां बात हो रही है। ठीक है, कि ओवरऑल आप कितना डिडक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज की वेजेस से, 50%, 70%, 25% या 40%। Wait a minute, students. What's happening? Yes, now it's fine. The answer is 50%. Section 7 of Payment of Wages Act. Section 7, subsection 3. The total amount of deduction which may be made under the subsection 2 in any wage period from the wages of any employed person shall not exceed. कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात हुई है तो 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई और अदर केस है तो उसमें 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पूछा नहीं गया है, तो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेक्शन याद रखेंगे, ठीक है। Question number 7th is, an index number in relation to employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under the Minimum Wages Act 1948 is known as। मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन से इंडेक्स नंबर की बात हुई है? In relation to employees in any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed under the Minimum Wages Act of 1948. Cost of living index number, wholesale price index number, consumer price index या cost of products and services। जो भी आंसर आप लोग इसमें से देंगे उसका आप लोग मुझे सेक्शन भी बताएंगे इंडेक्स नंबर का। सो आंसर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, दैट इज ऑप्शन ए एंड इट्स सेक्शन 2 क्लॉज डी। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज डी। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए वो क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था।
अब कोई गलत नहीं करेगा। Total amount of fine imposed by the employer on employee should not exceed dash percentage of his wage। अब यहां पर देखिए फाइन की बात हुई है। 1%, 3%, 7% या 5%। तुरंत क्वेश्चन को पढ़िए और वैसे ही आंसर करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्विक फायर सेशन है हमारा। द आंसर इज 3%। अब ये देखिए क्या पॉइंट्स लिखे हैं नीचे। एन एम्प्लॉयर कैन, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से हर बार कोई ना किसी लाइन से क्वेश्चन आ ही जाता है। An employer can only impose a fine on an employee for acts or omissions that are covered, that are approved by the prescribed authority। ठीक है, उन्हीं में फाइन्स लगा सकते हैं जिसने अथॉरिटी ने जिनको प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। The total amount of fine imposed in a wage period cannot exceed 3%. Before imposing a fine, the employer must give the employee an opportunity to showcase। एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अपनी बात रखने की। The employer cannot recover the fine in installments। Installments में वो रिकवर नहीं कर सकता है फाइन को, और आफ्टर 90 डेज भी नहीं रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो विद इन उसको 90 डेज के अंदर रिकवर करना है जिस दिन से फाइन इम्पोज किया गया है। The person responsible for paying wages must keep a register of all fines and realizations। Maintain a register। An employer cannot impose a fine on an employee जो under the 15 years of age है, उस पर फाइन नहीं अप्लाई होगा क्योंकि वो चाइल्ड होगा। Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed on the day। याद रखना है। All such realizations shall be applied only to such purposes beneficial to the persons who are employed in the factory or establishments as are approved by the prescribed authority। ठीक है, कहां पर अप्लाई होगा, जो भी फाइन या रियलाइजेशन कलेक्ट होगा उसकी ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो आपको सारे ही 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी इज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेचुइटी? The answer is option C। Monthly salary divided by 26 into 15 into number of years of service। Question number 10th is, under this act, how many members are appointed by the central government in central board representing employees in the establishment to which the scheme applies? कोई बता सकता है मुझे कौन से एक्ट की बात हो रही है जिसमें सेंट्रल बोर्ड है? How many members are appointed by the central government in central board representing employees in the establishment to which the scheme applies? Employees की बात हो रही है, ठीक है। The answer is option 10। पॉइंट्स को रीड आउट करिए जो लिखे हैं।
तो कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा? सेंट्रल बोर्ड में चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा जो अपॉइंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा जो कि एक्स ऑफिशियो होगा। Not more than 5 persons appointed by the central government from amongst its officials. 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन होंगे। 5 not more than 15% representing governments of such states as the central government may specify. 10 persons representing the employers, 10% representing the employees. ठीक है, सो कौन सी कैसे होगा? 1 + 1 + 1 + 10, 1 + 1 + 1 + 5 + 15 + 10 + 10. सो टोटल कॉल्स कितने लोग हो गए? 43 हो गए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। 1 चेयरमैन होगा, 1 वाइस चेयरमैन होगा, 1 सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा, 5 मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, 15% रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 स्टेट गवर्नमेंट, 10 रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स एंड 10 रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन होगा 43 का। कैसे आएगा? 1 + 1 + 1 + 5 + 15 + 10 and +10. Next question. Adolescent under this act, कौन सा एक्ट की बात हुई है? It's Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. Question number 11th is adolescent under the Minimum Wages Act 1948 means a person. अब adolescent किसको कहा गया अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट में? Who has completed his 14 years of age but not completed his 18 years of age? Who has completed his 10th year of age but has not completed his 18th year? Who has completed his 14 years of age but has not completed his 20th year? Who has completed his 12th year of age but has not completed his 20th year? 12th year of age but has not completed the 20th year. The answer is option A. Who has completed his 14th year of age but has not completed 18th year. And a person who has completed his 18th year वो adult हो जाएगा. Less than 14 years child हो जाएगा. According to Minimum Wages Act of 1948, a child means a person who has not completed. Again, I have told the answer. According to Minimum Wages Act of 1948, a child means a person who has not completed 10th year of age, 12th year of age, 14th year of age and 16th year of age. The answer is option C, that is 14th year of age. Question number 13th is, in the case of a monthly rated employee, the 15 days wages shall be calculated by dividing the monthly rate of wages last drawn by him by dash and multiplying the quotient by 15.
अभी हम लोगों ने ग्रेचुइटी का फॉर्मूला देखा है, तो अब आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। It's dividing by 26. Question number 14th is, which of the following is included in the definition of salary or wage as per the Payment of Bonus Act? According to Payment of Bonus Act में salary और wage की definition में क्या included है? Commission, dearness allowance, retrenchment compensation या value of any house accommodation? The answer is option B, that is dearness allowance. सैलरी या वेज किसे कहा गया है? एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मीन्स ऑल रिम्यूनरेशंस other than remuneration in respect of overtime work capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment express or implied were fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment. क्या इंक्लूड करता है? डियरनेस अलाउंस, remuneration plus dearness allowance, that is to say all cash payments, जो भी कैश में होंगी payments by whatever name it is called, paid to an employee on account of rise in cost of living. ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं करता है? एनी अदर अलाउंस हो गया, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन हो गया, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस और कोई और अदर एम्यूनिटी या सर्विस, कंसेशनल फूड सप्लाई, ट्रैवलिंग कंसेशन, बोनस, किसी तरह का बोनस से ही इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग इंसेंटिव, प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस बोनस, कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू द पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड, किसी भी तरह का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एनी ग्रेचुइटी और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट और एनी एक्स्ट्रा ग्रेटिया एंड और कमीशन. ठीक है, ये सब इंक्लूड नहीं होगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे. 15th question is, the principle of equal pay for equal work is contained in which article of Indian Constitution? The answer is Article 39. आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल से रिलेटेड है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. Question number 16th is, wages under the Minimum Wages Act of 1948 does not include. Wages under the Minimum Wages Act. Value of any house accommodation, supply of light, water, medical attendance, value of traveling allowance or any kind of traveling concession, gratuity payable to on discharge, या all of the above. The answer is all of the above. वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर एंड मेडिकल अटेंडेंस, ये तो किसी भी एक्ट में इंक्लूड नहीं होता है एज इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस. ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रैवलिंग कंसेशन भी नहीं, मैक्सिमम एक्ट्स में नहीं इंक्लूड होता है, एंड ग्रेचुइटी भी नहीं इंक्लूड होता है. ठीक है, ये एज पर दी मिनिमम वेजेस एक्ट्स के अकॉर्डिंग है.
क्या इंक्लूड होता है? किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन या हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड होता है, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ मेनी शेड्यूल्स इज या आर देयर इन द मिनिमम वेजेस एक्ट। जिसने भी मेरी शेड्यूल्स की क्लास अटेंड करी होगी उसको पता होगा कि कितने शेड्यूल्स हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में। किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन ए। एक शेड्यूल है लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में है, ठीक है, याद रखिएगा। Who advises the appropriate government for coordinating work of committees and subcommittees? कौन एडवाइस करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज? हाई कोर्ट, लोकल अथॉरिटी, एडवाइजरी बोर्ड या चीफ कमिटी? The answer is advisory board as per the section 7. For the purpose of coordinating the work of committees and subcommittees appointed under the section 5 and advising the appropriate government generally in the matter of fixing and revising of the minimum rates or wages, the appropriate government जो होता है वो अपॉइंट करता है किसको? एडवाइजरी कमेटी को। Question number 19 is the time limit for making bonus payment is within a period of 1 month from the closure of an accounting year, within the period of 3 months, within the period of 6 months, or within the period of 8 months from the closure of any accounting year. What is the time limit for making the bonus payment is within a period of 8 months from the closure of any accounting year. Maximum ये कितना extend हो सकता है? Please tell me, okay? Question number 20 is how many independent persons are to be appointed in the Central Advisory Board under the Minimum Wages Act of 1948? इंडिपेंडेंट पर्सन्स की बात हो रही है, कितने अपॉइंट होने चाहिए इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948? मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 1/3 या मैक्सिमम हाफ या मिनिमम 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? The answer is option A, that is maximum 1/3 of the total number of members. Question number 21st is as per the Act, what is the minimum number of days an employee must have worked in an establishment to be eligible for bonus? बोनस के एलिजिबिलिटी के लिए एम्प्लॉयज को मिनिमम कितने डेज वर्क करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में? 240 वर्किंग डेज, 30 वर्किंग डेज, 120 वर्किंग डेज या 365 वर्किंग डेज? मिनिमम उसको 30 वर्किंग डेज वर्क करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट में फॉर एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। अगर उसने 30 डेज से कम वर्क किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। Question number 22 is Section 14 of the Payment of Bonus Act 1965 deals with computation of working days, set on and set off, computation of gross profit या none of the above? Section 14th. deals with computation of working days. अब आप मुझे सेट ऑन और सेट ऑफ का सेक्शन बताएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का भी सेक्शन बताएंगे।
Question number 23 is who can be appointed as a hearing and deciding authority under the Minimum Wages Act of 1948? Commissioner for Workmen's Compensation, Labor Commissioner, Judge of Civil Court या any of the above? कौन इनको अपॉइंट करता है ये भी बताएंगे. Who can be appointed as a hearing and deciding authority? Any of the above. Section 20 कहता है of Minimum Wages Act, the appropriate government जो होता है by notification in the official gazette अपॉइंट करता है any commissioner या workman compensation or any officer of the central government exercising the functions of the labor commissioner for any region, any officer of the state government not below the rank of labor commissioner, any other officer experienced as a judge of civil court, yes, stipendary magistrate. ठीक है, ये 4 points याद रखने. Section 20 claims. कौन अपॉइंट करता है? Appropriate government. Question 24 is Schedule 4 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act of 1952 deals with. अगेन जिसने भी मेरी शेड्यूल्स की क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा और +2 उसको मिल जाएंगे. List of industries, matters for which provisions may be made in the pension scheme, matters to be provided for in the employees deposit like insurance scheme. कैसे याद रखा था इसको हम लोगों ने? पहले तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 ISPD. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 and Schedule 4. List of industries. S से होगा schemes, P से होगा pension scheme and D से होगा deposit link insurance scheme. याद हो गया? Question number 25th is which one of the following is deductible from the gross profit? Which of the following is deductible from the gross profit? Depreciation, development rebate, any direct tax payable, या all of the above? The answer is all of the above. इसको कैसे याद रख सकते हैं? D. Depreciation, tax या development rebate. Question number 26 is which section deals with the determination of the amount of gratuity? Gratuity Act का question है which section deals with the determination of the amount of gratuity? The answer is section 7, that is option C. Payment of gratuity applies to establishment that employ. Payment of gratuity कौन से establishment में employ होता है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा workers है, including factories, mines, oil fields, plantation, ports, railways and motor transport undertakings. Section 8. Section 7. Determination of the amount of gratuity.
Question number 27 is bonus is an ex gratia payment. True या false? The answer is false. Bonus is not an ex gratia payment but the statutory right of the employees. एक्स्ट्रा ग्रेटिया पेमेंट क्या होता है? वॉलंटरी पेमेंट होता है, मेड एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, often in special circumstances. It is not required by any law or contract, and it's not made to every employee. These payments are often used to help the employees in a financial crisis, settle legal disputes, or compensate for losses from major disasters. Question number 28 is the Bonus Act is the outcome of the recommendation made by the state government, central government, labor code या tripartite commission. The Bonus Act is the outcome of the recommendation made by the answer is tripartite commission. Tripartite Commission 1961 established by Government of India. Set up हुआ था 1961 में. Question number 29 is which section in the Act deals with the computation of available surplus? Which section in the Act deals with the computation of available surplus? पेमेंट और बोनस एक्ट के सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप लोगों ने मेरी सेक्शंस की क्लास देखी होगी एक्ट्स की एंड सेक्शंस की तो आप लोगों को आता होगा. It's section 5. Question number 30 is what is the qualifying service to claim gratuity? $15 years, 10 years, 5 years या no such prescription. क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए ताकि आप लोग क्लेम कर सकते हैं ग्रेजुएटी के लिए? इट्स ऑप्शन सी, दैट इज 5 years. Question number 31st is in the case of an employee who is employed in a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year. फिर से पढ़िए क्वेश्चन को. In the case of an employee who is employed in a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year, the employer shall pay the gratuity at the rate of dash days wages for each season. The answer is option 7 days. In the case of an employee who is employed in a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year, the employer shall pay the gratuity at the rate of 7 days wages for each season. Question number 32 is what is the present wage limit to be eligible to be covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952? What is the present wage limit to be eligible to be covered under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act of 1952?
What is the present wage limit to be eligible to be covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952? The answer is option 2, that is 15,000. Question number 33 is, what shall be the minimum number of persons to be appointed in the advisory committee under the provisions of the Equal Remuneration Act of 1976? Minimum number of persons to be appointed in advisory committee and who constitutes the advisory committee? ये आप लोगों को बताना है. The answer is minimum 10 persons होने चाहिए उसमें. हाफ women होनी चाहिए. और एडवाइजरी कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. Question number 34th is, the employer shall arrange to pay the amount of gratuity within how many days from the date it becomes applicable? It's within 30 days, not 15 days. Question number 35 is, no discrimination to be made while recruiting men and women workers is given under which of the following legislation? No discrimination की बात नहीं हुई है, वो कौन से एक्ट में? फैक्ट्रीज एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट या मिनिमम वेजेस एक्ट. जो एक्ट बताएंगे उसका आप लोग ईयर भी बताएंगे, इनैक्टमेंट ईयर. No discrimination to be made while recruiting men and women workers. क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा. इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात हुई है. ऑप्शन बी 1976. Question number 36 is, under the Equal Remuneration Act of 1976, remuneration means remuneration किसको कहा गया है? बेसिक वेज ओनली, बेसिक वेज एंड इयरनेस अलाउंस, बेसिक वेज एंड emoluments whatsoever payable या none of the above. The answer is option C, that is basic wage and emoluments whatsoever payable. Question number 37th. Under the Act, the government will appoint such officers not below the rank of dash for the purpose of hearing and deciding complaints with regard to the contravention of any provisions of the Act. ये बात हुई है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की, ठीक है. The government will appoint such officers not below the rank of district magistrate, conciliation officer, labor commissioner या labor officer. Not below the rank of labor officer. कैसे याद रख सकते हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात हुई है. इसमें नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसमें लेबर कमिश्नर एंड इसमें लेबर ऑफिसर. असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, मिनिमम वेजेस एक्ट में लेबर कमिश्नर एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में लेबर ऑफिसर. Question number 38 is, which section of the Equal Remuneration Act defines
Remuneration. Section 2, Clause D, Clause G, Clause A या Clause H? The answer is Clause G. Section 2, Clause D. Remuneration means the basic wage, salary and any additional emoluments payable. Basic wage या salary plus additional emoluments payable either in cash or in kind to a person employed in respect of employment of terms of contract of employment. Question number 39 is the provisions of Equal Remuneration Act of 1976 have been extended to all categories of employment, only special categories of employment, government employment या unskilled employment. The answer is option A, that is all categories of employment. Question number 40 is which of the following statement about the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952 are true? The act is not applicable to cooperative societies who employ less than 50 persons working with the aid of power. It makes provisions for pension scheme including the family pension. There is no wage limit to be covered under the act. The act has a provision relating to employees deposit linked insurance scheme. There is no wage limit, ऐसा तो कोई है नहीं. There is a wage limit. ठीक है. सो सी ऑप्शन जहां आप लोग एलिमिनेट करेंगे वहां से आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा. क्या वेज लिमिट होनी चाहिए? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, आंसर आप लोग खुद बताएंगे. Question number 41 is no court inferior to that of dash class shall try any offence under this act. No court inferior to dash class try any offence under this act. No court inferior to that of presidency, magistrate or a magistrate of the first class. अंडर दिस एक्ट की जगह मैं अगली बार से एक्ट का नाम लिख दूंगी. ठीक है. The accounts of the central board is audited annually by Central Provident Fund Commissioner, any auditor appointed by the central government, Comptroller and Auditor General of India, any auditor appointed by the chairman of Central Board. The accounts of the Central Board is audited annually. Audited annually, ये भी याद रखना आप लोगों को. By whom? By Comptroller and Auditor General of India, that is CAG. Question number 43 is Employees Provident Fund's Appellate Tribunal. Employees Provident Fund's Appellate Tribunal was constituted under section dash the of this act. The answer is option 4, that is 7D, section 7, subsection D. Question 44th and last question. Match the following list 1 with list 2. The Minimum Wages Act of 1948, the Payment of Bonus Act, Payment of Gratuity Act and Equal Remuneration Act. पिछले क्वेश्चंस पे देखिएगा, अगर हम लोगों ने देखा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में एडवाइजरी कमेटी की बात हुई है. कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो डी का थर्ड होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है. This is your homework question. Who first used the term stress to describe the human body's biological response mechanism? ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है. इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है.
दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू विल फाइंड दिस सेशन वैल्यूबल एंड इंफॉर्मेटिव. आप लोग मुझे बताएंगे आउट ऑफ 45 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच.